स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद थाड़िया में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम। तो सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम अगर पूछे तो सबसे पहले आया था हिंद यूनान, उसके बाद आया था शक, और उसके बाद आया था पल्लव, और उसके बाद आया था कुषाण। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे हिंद यूनान यानी बैक्टीरियाई शासक, और उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था शक के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कुषाण के बारे में वो, और पल्लव के बारे में। पल्लव के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी कौन करवाया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाए तो यही होता है, वही था। और उसके बाद शक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे प्रथम संस्कृत में जो अभिलेख जारी कौन करवाए, और वो भी पढ़े थे सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाए। और ये भी पढ़े थे कि प्रथम बार यानी सर्वप्रथम सबसे सर्वप्रथम में जो संस्कृत में जो अभिलेख का कार्य कौन करवाया। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बुक से पढ़िए। अगर वो वहाँ से पढ़ने में संभव नहीं है तो मेरी वीडियो देखिए, और मेरा इतना पूरा भरोसा रखिए कि मैं जो भी क्वेश्चन लाऊंगा एकदम इम्पोर्टेंट होगा, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और हाँ, अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। सब कुछ ठीक हो गया, बस बोर्ड सिर्फ बदलना है, तो 2-3 दिन में बोर्ड भी बदला जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए अपना क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, पल्लव के बारे में, ये भारत में आक्रमणकारियों का तीसरा क्रम है। ये तीसरा है। तो ये है पल्लव, या किताब में परथियाई भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको देख के डरना नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इसमें बस आप याद रखिए राजधानी तक्षशिला। राजधानी बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का केंद्र तक्षशिला को माना जाता है। तो आप इसमें बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, राजधानी तक्षशिला। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। और एक प्रसिद्ध राजा याद रखिए, गांडोफर्निस। बस गांडोफर्निस एक ठो प्रसिद्ध राजा था उसमें से, ये याद रखिए। और एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, अगर संभव हो तो इसको भी याद रखिए। जब पल्लव के समय में ही सेंट थॉमस आए थे और अपना जो उनका जो धर्म था उसको मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किए थे, ये भी आप याद रखिए। अब जो इम्पोर्टेंट है कुषाण, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आज पढ़ेंगे हम लोग कुषाण के बारे में। तो कुषाण के बारे में माना जाता है कि ये चीन के जनजाति थे। ये चीन के जनजाति में यूची एवं तोखली जनजाति से संबंधित थे। ये चीन के जनजाति थे, यूची एवं। देखिए, हुआ था ऐसा कि आपको पता है कि मान लीजिए भारत का फिगर अगर मान ले, ये भारत का फिगर अगर ऐसे करके मान ले, तो यहाँ से आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र था, पूरा पानी पानी था, तो यहाँ से कोई आ नहीं सकता था। तो यहाँ से एंट्री मारे थे, और यहाँ से एंट्री मारने के बाद वो, ये देखिए पल्लव के बारे में जान लीजिए। तक्षशिला यहाँ पे स्थित था, तो वहाँ पे वो क्या किए थे, अपनी राजधानी बना, तो ये आप जान लीजिए। उसके बाद जब कुषाण में आते हैं तो यहाँ से एंट्री मारे, और उसमें ये यूची और तोखली जनजाति से संबंधित थे। और यूची ये पाँच भाग में बट गए थे। ये मतलब जो जनजाति वहाँ से जब भारत में आया था, तो अगर कल शक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी रहेगी, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए, ये पाँच भाग में जो बट गए थे, तो उसी में सबसे जो एक कुल कुषाण था, जो 5 कल आप लोगों ने शक के बारे में पढ़ा था कि 5 विभाग में बटे थे, तो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था पश्चिमी भाग, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था क्या, कुषाण था। तो ये आप लोग याद रखिए। अगर ये पूछे क्वेश्चन कि इसका संस्थापक कौन था, तो आप याद रखिएगा कि संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, यानी क से कुषाण, क से कुजुल कड़फिसेस। अगर जैसे आप लोग याद रखना चाहते हो वैसे, न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि कुजुल कड़फिसेस यानी कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कड़फिसेस था। इतना आप लोग जरूर याद रखिए। अगर इतना याद नहीं रख पाते हैं तो तैयारी क्या कीजिएगा, भूलते हम लोग भी हैं, बट जहाँ क्लास करते थे वहाँ पे रेगुलर थे। आप लोग भी रेगुलर रहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो देख के रेगुलर रहिए, आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए, लेकिन रेगुलर रहिए। पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो बहुत है। देखिए, उसके बाद आते हैं संस्थापक, तो कुजुल कड़फिसेस है। और राजधानी के बारे में माना जाए तो स्टार्टिंग में वो जब यहाँ से आए थे तो वो भारत यानी कि पाकिस्तान क्षेत्र यानी कि फिरोजपुर यानी पेशावर पाकिस्तान क्षेत्र पड़ता था, उसको राजधानी बना था। उसके बाद जब भारत में अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना राजधानी नहीं, मतलब वो अपना एरिया विस्तार करते अपना क्षेत्र दूर तक करते गए, तो फिर से दूसरी राजधानी मथुरा बनाया गया। ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो कुषाण वंश थे उसके जो राजधानी थी वो कहाँ थे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और मैंने खुद जब सेट में देखा उसमें भी था ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फिरोजपुर पेशावर। और इसमें जो
इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि पढ़ना उतना ही चाहिए जिससे सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा ना है कि पढ़ते जाए पता चले कि बस कहानी ख़त्म। देखिए, तो प्रमुख शासक कनिष्क था, यानी कि कुषाण वंश में, यानी कि कुषाण में जो प्रमुख शासक था वो कनिष्क था। और एक याद रखिए, जब ये चीज़ आप याद रखिए कि कल वाले वीडियो में हम लोगों ने, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब विक्रमादित्य यानी कि जब वो राजा को हरा के, यानी कि सबको पराजित करने के बाद वो जीता था, यानी कि उसको खदेड़ के बाहर निकाल देता। उसके बाद वो एक उपाधि धारण किए थे, विक्रमादित्य उपाधि। विक्रमादित्य उपाधि धारने के उपलक्ष्य में वो एक संवत चलवाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको अगर याद है, अगर नहीं देखे तो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। वो विक्रम संवत से स्टार्ट करवाया था और 58 ईसा पूर्व में, यानी 58 BC में वो शुरुआत करवाया था, ठीक है। लेकिन अगर इसमें माना जाए, इसमें यानी 78 ईस्वी है, वो था ईसा पूर्व, और ये था ईस्वी है में शासक बनने के उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया। देखिए, तो कौन चलवाया था? कनिष्क चलवाया। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 58 ईसा पूर्व में, यानी कि 58 ईसा पूर्व में, देखिए कन्फ्यूजन है इसमें, झोल है। देखिए 58 ईसा पूर्व में वो हुआ था विक्रम संवत का शुरुआत, और यहाँ 78 ईस्वी में हुआ है शक संवत का शुरुआत, यानी कि शक संवत का शुरुआत। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत एग्जाम में, न जाने कितने एग्जाम में, ये पीटी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। और वो चलवाया था कब? शक को पराजित करने के बाद एक स्थानीय राजा थे उज्जैन का, वो चलवाया था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे जो मेन शासक कनिष्क थे वो चलवाए थे। तो वो क्या चलवाए थे? 78 ईस्वी में उसने शक संवत चलवाया, और जो शक संवत चलवाया, इसको आप लोग याद रखिए। और अभी शक संवत चलाए, और इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको माने जाने लगा। अगर आपको अभी जानना है कि हम लोग कौन सा शक संवत में चल रहे हैं, तो अभी 2021 में से आप 78 ईस्वी घटा दीजिए, और उसके बाद आप इसको याद रख सकते हैं। यानी मार्च 21 या 22 तारीख से ये कैलेंडर शुरुआत होता है हम लोग के यहाँ, यानी कि मार्च, यानी लगभग होली, यानी कि होली कौन सा महीना में होता है? फागुन में ही शुरुआत होता है ये वाला कैलेंडर। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग इधर आते हैं, तो हाँ, फिर ये भी याद रखिए कि ये महायान शाखा से जुड़े हुए थे। यानी बौद्ध धर्म में 2 शाखा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान शाखा। तो महायान शाखा से जुड़े हुए थे और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इन्हीं के समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी वगैरह सब में ये क्वेश्चन पूछता है कि चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको याद होगा कि चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। आपको अगर याद नहीं है तो आप लोग जाके पढ़िए। देखिए, एक ट्रिक था इसका, रवा पका हुआ, र से राजगीर, व से वैशाली, क से कुंडलग्राम, रवा, प से पाटलिपुत्र, क से कश्मीर। और उसका भी एक मतलब मैंने, अब मेरा एक दूसरा चैनल था उस पर मैंने पूरा एकदम डिटेल्स करके बता दिया था। इस पर मैं बना के अपलोड कर दूंगा, या वही वीडियो को फिर से मैं अपलोड कर दूंगा, रीअपलोड, तो काम बन जाएगी। तो ये हुआ था कि चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लगभग में 100 ईस्वी में हुआ था, ये लगभग माना जाता है। और ईस्वी इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें आपको इतना याद रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछा जाए तो कुंडलग्राम कश्मीर, यानी क से कुंडलग्राम और क से कश्मीर। आज भी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। फिर हम लोग चलेंगे, तो देखिए, जो चरक पूछा जाता है क्वेश्चन कि चरक किसके दरबार में रचे, तो याद रखिए कि चरक कनिष्क के दरबार में। तो चरक को चरक संहिता, एक उनका जो रचयिता था वो अपना लिखे थे, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, कनिष्क के दरबार में राजवैद्य चरक रहते थे। और चरक को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि चरक किसके दरबार में रहते थे। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, एकदम रखिएगा। और एक और पूछता है अश्वघोष, यानी अश्वघोष किसके दरबार में? तो अश्वघोष भी राज कवि थे कनिष्क के। और कनिष्क के राज कवि होने के नाते ये बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये बुद्ध चरित्र का निर्माण करवाए थे। और बुद्ध चरित्र का निर्माण करवाने के बाद, यानी बुद्ध चरित्र पूछा जाता है कि बुद्धों का रामायण कौन है? तो बुद्ध चरित्र, यानी बुद्धों का रामायण कौन है? तो बुद्ध चरित्र। ये आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का रामायण इसको माना जाता है, किसको? तो बुद्ध चरित्र को। अश्वघोष का बुक का नाम है बुद्ध चरित्र, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत, समझिए तो हानि है, क्योंकि पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि चरक संहिता
यानी जो चरक था वो चरक संहिता का निर्माण करवाया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर याद रखिए, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो कनिष्क था बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, यानी कनिष्क था बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ा हुआ था, यानी कनिष्क जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको याद रखना है कि देखिए बात ऐसा था कि जब रेशम मार्ग, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया लेकिन मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें सोने के सिक्के का निर्माण, मतलब सबसे शुद्ध सिक्के का निर्माण, यानी कि अगर ऐसे पूछे जाए कि सबसे पहली बार सोने का सिक्का कौन चलवाता है, हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई शासक, ऐसे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शुद्ध सिक्के का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन करवाता, तो वो कनिष्क करवाए थे। और करवाने का रीज़न यही था कि यहाँ से एक ऐसे रास्ता मतलब निकलती थी और यहाँ से रास्ता पे यहाँ मतलब रेशम मार्ग बिगाड़ा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे जो ये कनिष्क थे, यहाँ इसका जो ये चलता था, इसका मतलब चुंगी लेता था, यानी कि टैक्स लेता था चीनियों से। और टैक्स लेने के बाद मतलब इतना ज़्यादा मतलब टैक्स ले के मतलब चुंगी लेके मतलब पैसा हो गया, मतलब इतना ज़्यादा धन मतलब अर्जित हो गया, इससे एकदम शुद्ध सोने के सिक्के का जारी करवाया। और ये भी याद रखेगा कि शुद्ध सोने के सिक्का यानी कि जारी करवाया कुछ, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाए तो तांबा का सिक्का बहुत ज़्यादा चलवाया था ये कनिष्क था। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि मैंने अभी देखा तो मुझे पता चला कि मैंने लिखना भूल गया, शायद लिखना भूल गया, तो मैंने बता दिया, इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन, अभी आप लोग पढ़ते होंगे सापेक्षता का सिद्धांत और शून्यवाद का सिद्धांत, तो आप लोग पढ़ते होंगे आइंस्टीन, लेकिन अगर भारत के सापेक्ष में पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो वो नागा अर्जुन को कहा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यानी एक सेकंड, क्या है वो लाइट चलता है ना, तो उससे पिल्लू वगैरह सब उड़ते रहता है। अभी लाइट वाइट ठीक कर लिया हूँ शायद। चलिए, तो इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। और एक और याद रखने वाली बात है, गंधार एवं मथुरा कला का विकास। और देखिए गंधार कला क्या था सो बता, देखिए यूनानी अपना एक कला लेकर उधर से आए थे और भारत के पास एक अपना कला था। तो जब यूनानी कला और भारत कला जब एक जगह दोनों का मैचअप हुआ, यानी दोनों एक जगह मिल गए, तो वही गंधार कला का निर्माण हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा। और याद रखने योग्य बात है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और मथुरा कला क्या था, तो मथुरा कला भारत का एक पर्सनली एक कला था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और वही जो भारत का और जो उधर से जो लेकर आए थे ये लोग, और ये दोनों को जो मैचअप बन के बना, ये बना गंधार कला, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये तो वही पढ़ लिए कि नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन के रूप में जाना जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक जब आप लोग पढ़े होंगे कि आइंस्टीन जो थे शून्यवाद का जनक या सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, लेकिन भारत के सापेक्ष में पूछा जाए तो नागा अर्जुन को। पहले के गुरु बहुत ज्ञाता थे, अब के गुरु तो कितना ज्ञाता है आपको पता। हाँ, और ये 2-3 नाम अगर इसको आप लोग ध्यान रखना चाहेंगे तो ध्यान रख सकते हैं, और अगर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया कि ये जो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत या संरक्षक वो लोग थे, ये 5-6 लोग थे, इनके दरबार में रहते थे। और लास्ट क्वेश्चन इसे आपसे ये पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु तापी, इनको याद रखिएगा कि 102 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अंतिम शासक वासुदेव था और अधिकतम विकास वास्तु, और यानी कि कनिष्क के शासनकाल में अधिकतम विकास वास्तुकला का हुआ। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और याद रखने योग्य बात ये है, और याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, न याद रहे उसे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि बुक ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बुक ऑथेंटिक लीजिएगा, एनसीईआरटी का लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर, आप लोग मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही की सहायता से मैं आगे मैं लेके जा सकता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। और मेरा ऑफलाइन क्लास चलता था, वो पानी की वजह से पूरा डूब गई है, इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। आप लोग हेल्प कीजिए ज़रूर मेरा, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही मेरे से कुछ हुआ, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ पढ़िए ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़िए ज़रूर, नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा आपको भी पता है। चलिए शुभ रात्रि, बाय बाय।